ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, वो केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आज क्लास 11th में केमिस्ट्री में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर कौन सा होगा? थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, चैप्टर 6 इज थर्मोडायनेमिक्स। और सबको ये पता होगा दिस चैप्टर इज कॉमन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, दोनों में कॉमन है ना। और चांस की बात है कि आज फिजिक्स वाले सर भी यही चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आज थर्मोडायनेमिक्स ही शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 1, थर्मोडायनेमिक्स हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 1। पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ये देखते हैं कि इस चैप्टर में करना क्या है हम लोग को। एकदम डिफरेंट चैप्टर है। ऐसे तो ये मतलब फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन केमिस्ट्री में आता है ना। इसको अगर हम लोग स्टडी करें कि चैप्टर की इसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये चैप्टर हमको जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ पे आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ पे आएंगे, तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, स्पॉन्टेनिटी। इसके पहले ये वर्ड सुना, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। हाँ, स्पॉन्टेनिटी मतलब अकरिंग। हाँ, तुरंत भी है और नहीं, वो इंस्टेंटेनियस होता है। तुरंत जो, हाँ, तुरंत इंस्टेंटेनियस को तुरंत कहते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि इट विल अकर। जैसे जितने नेचुरल प्रोसेसेस हैं दे आर ऑल स्पॉन्टेनियस। मतलब स्पॉन्टेनियस उसको कहा जाता है कि दोज प्रोसेसेस विच अकर बाय देमसेल्व्स विदाउट सप्लाइंग। जैसे सनराइज होना है, सनराइज होता है कि हम करते हैं, इट हैपन्स। व्हाट अबाउट आवर डाइजेशन? वेदर यस, इट हैपन्स, इट हैपन्स। कैन यू कंट्रोल योर रेस्पिरेशन? इट हैपन्स, रेस्पिरेशन हैपन्स, है कि नहीं। सर्कुलेशन हैपन्स, ब्लड सर्कुलेशन तो होता है कि हम करते हैं। भाई आप देखिए 7,500 लीटर ब्लड रोज, ये बेचारा कितने ग्राम का? 300 ग्राम का ये पंप करता है। कितना ब्लड? 7,500, 7,500 लीटर इतना ब्लड रोज ज़रा पंप करता है ये। उसका रीज़न है 1 लाख किलोमीटर का रेस्पिरेटरी ट्रैक है। कितना? 1 लाख किलोमीटर रेस्पिरेटरी ट्रैक, सर्कुलेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक कितना लंबा हम लोग का है? एक दिन बताया था हम लोगों ने 2,400 किलोमीटर का रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ये डेटा याद करना शुरू करिए, स्पेशली बायो वाले बच्चों को तो याद होना चाहिए कि जो हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है वो कितना लंबा है? 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर। इतना लंबा रास्ता हमारे ब्लड को रोज ट्रेवल करना होता है। और कितना ब्लड होता है, ट्रेवल करता है? 7,500 लीटर, 7,500 लीटर ब्लड को पंप करना है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक कितना लंबा है? 2,400 किलोमीटर। रेस्पिरेटरी ट्रैक इज 2,400 किलोमीटर। अब अगर इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, अगर इन ट्रैक्स को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में। कितनी? 37 ट्रिलियन सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी, जिससे हम बने हुए हैं। और मजेदार चीज़ क्या है, ये सीखने वाली बात है यहाँ पे अपनी बॉडी से, कि एक भी सेल एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करती, विद ड्यू रिस्पेक्ट सब अपना काम करते हैं। यहाँ जैसे घर में हम लोग 4 लोग रहते हैं, लड़ते रहते हैं कि तुम्हारी यही आदत हमको नहीं अच्छी लगती, इतनी देर से इंतजार करें तुम्हारा। कोई सेल ही नहीं कहती हम तो बड़ा इंतजार कर रहे थे। कोई सेल खराब हो गई, न्यूरॉन अलग काम करेंगे, नेफ्रॉन अलग काम करेंगे, सारे सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं। और
कोई किसी को ये नहीं कहता है कि नहीं तुमने एटीपी कम बनाई थी, हम एटीपी उतना नहीं बनाएंगे ना। सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और सबको ऑक्सीजन चाहिए ना। कौन देगा? हार्ट देगा, और कौन देगा? है कि नहीं? कैसे देगा? ब्लड के थ्रू देगा। तो ये सारे प्रोसेसेस, अब इसको यहां से रिलेट कर रहे हैं कि ये सारे दोज प्रोसेसेस विच अकर बाय देमसेल्व्स दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। तो हम बोलेंगे ब्लड सर्कुलेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। भाई सांस हम रोक के दिखा दें? सनराइज जैसे रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। हाँ, अगर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? जब तक करंट सप्लाई करेंगे तब तक वाटर डिकम्पोज करेगा। जैसे आपने करंट सप्लाई बंद किया, प्रोसेस बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब अभी तो हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे। फर्स्ट विल स्टडी 6 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। पहले यहां से शुरू करेंगे, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज क्या होती है वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि फिर टेक्निकल टर्म्स हम लोग को पता होने चाहिए जो आगे यूज करेंगे। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कौन सी स्टडी करेंगे? तो इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। एंट्रोपी तो सुना नहीं होगा आपने इसके पहले, और तो सारे कुछ तो आप रिलेट कर भी सकते हैं। इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, इतना तो आप कुछ न कुछ तो रिलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। एंथैल्पी आई थिंक नहीं रिलेट कर पाएंगे कि कर पाएंगे? एंथैल्पी वर्ड कभी सुना इसके पहले? चलिए समरी भी नोट करते चलिए। आप हेडिंग करिए चैप्टर समरी, क्योंकि बुक में ऐसे नहीं दिया है चैप्टर समरी। तो आपको लिखने से पता लगेगा ना कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर समरी पहले क्या स्टडी करेंगे? 6 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। ये हेडिंग करिए 6 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। 6 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। 6 क्वांटिटीज कौन सी? नंबर 1 लिखे इंटरनल एनर्जी। यू विल स्टडी इंटरनल एनर्जी, और इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में कैपिटल ई। फिर दूसरी क्या स्टडी करेंगे? हीट स्टडी करेंगे। नंबर 2 हीट। बोल बोल के लिखिए, चुपचाप मत लिखिए, माइंड को इन्वॉल्व करके रखिए, नहीं तो लिखते समय माइंड जनरली कहीं ना कहीं चला जाता है ना। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किस लेटर से? क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी क्वांटिटी लिखिए वर्क। वर्क डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब लिखना पहले बंद करिए, पहले सुन लीजिए। तीनों क्वांटिटी कौन सी? इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। 3 क्वांटिटी हो गई। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इन 3 क्वांटिटी को लेकर के, हमको देखिए, सुनिए हमारी तरफ सुनिए, इन 3 क्वांटिटी को लेकर के थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बनाएंगे। तो पहले 3 क्वांटिटी को समझ लेंगे क्या होता है, उसके बाद इन्हीं तीनों को लेकर के थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। ये इसलिए देखिए इन तीनों से कंबाइन किया। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आगे हम लोग ये बात करेंगे कि किसी भी सिस्टम की, अच्छा यहाँ पे इस चैप्टर में सिस्टम में क्या होगा? सिस्टम का मतलब होगा एक सिलेंडर है पूरे चैप्टर में, उसमें गैस भरी है और सिलेंडर में एक पिस्टन लगा है। पिस्टन से मतलब उसको कंप्रेस करेंगे, मतलब एक मूवेबल पिस्टन है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे आपने इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज देखी, ऐसे करते हैं तो प्रेस हो जाता है, उसी को पिस्टन कहते हैं, जो आगे पीछे आ सके, है ना। जब उसको हम प्रेस करेंगे तो गैस के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, एक बताइए। जैसे मान लिया, हाँ, जब प्रेस करेंगे तो कम हो जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी पे रेचल क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ना, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आप लोगों ने पता नहीं साइकिल में हवा भरी कि नहीं भरी है,
तो जब भरते हैं तो पंप गर्म हो जाता है कि नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया? जब 8-10 बार पंप चलाते हैं, हवा भरते हैं, तो पंप थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अभी दिवाली में पंप मैं खरीद के लाया साइकिल का, बहुत दिन साइकिल खड़ी हुई थी तो हवा थी नहीं उसमें, तो मैं पंप खरीद के लेके आया, फिर भरा। तो वो तो पहले से पता, पहले भी हम था तो लेकिन अब नए नए पंप आ गए हैं। अब वो छोटे से क्यूट से बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब उसको कंप्रेस करते हैं तो वो थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, तो इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। जब भी E और डेल्टा E में क्या फर्क हो गया? E को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, डेल्टा E को इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना। तो देखिए जरा, जब हमने क्या किया, किसी सिस्टम, अब जब भी सिस्टम वर्ड यूज करेंगे तो दिमाग में रखिएगा कि कोई एक क्या है, सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के अंदर हमने क्या रखा है, गैस भरी हुई है। तो अब जैसे एक माना कोई सिलेंडर हमने ऐसे लिया और इसी में एक हमने ये क्या लगाया, मूवेबल पिस्टन लगा दिया। तो जब प्रेशर हमने लगाया, ऐसे प्रेशर लगाया, तो ये यहां आ गया, नीचे आया ये पिस्टन, है ना, जो यहां पे था ये पहले यहां पे था, प्रेशर लगाया तो नीचे आ गया। गैस पहले ये वॉल्यूम था गैस का, अब ये हो गया वॉल्यूम, V1 हो गया, गैस कंप्रेस हो गई ना, गैस कंप्रेस हो गई। तो अब दो चीजें होगी, जब भी आप गैस को कंप्रेस करेंगे, खूब अच्छे से ध्यान से सुनिए क्योंकि रटना पड़ेगा आपको, तो हम बोलेंगे वर्क कुछ होगा। जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो हम इसको बोलेंगे वर्डन ऑन द सिस्टम। क्या कहेंगे? ऑन द सिस्टम। तो आप हमको बताइए, जब वर्डन ऑन द सिस्टम होगा तो गैस एक्सपैंड करेगी, कंप्रेस होगी? बहुत अच्छा, इसको दिमाग में रखिएगा, गैस कंप्रेस होगी, क्योंकि पिस्टन को आप प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं वर्डन ऑन द सिस्टम, वर्डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, जब वर्डन ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो हम जितनी भी चीजें हैं, जैसे W को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, साइन कन्वेंशन भी देखिएगा। Q को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। हेलो, हाँ जी सर, आज इनका हाँ 5:30 रहेगा। जी सर, जी सर, ठीक, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पापा का था, टाइम ही पूछ रहे थे। 5:30 तो टाइमिंग है ना, तो कोई कंफ्यूजन हुआ? अच्छा, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 3 to 4:15 केमिस्ट्री क्लास करेंगे, 4:15 to 5:30 फिजिक्स की क्लास करेंगे, है ना? हैं बेटा? हाँ, आप 4:15 करेंगे, 4:15 करेंगे, क्योंकि दोनों को, फिजिक्स को भी 1.25 घंटे किया, इसको भी 1.25 घंटे किया, तो 5:30 पे 9-10 की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो उसके आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो उसी टाइमिंग को मतलब 2 में डिवाइड कर दिया, है ना? हाँ, चलिए, अब आपको जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो यहां पे गलती करेंगे मेरे बताने के बाद भी, नेगेटिव पॉजिटिव, और पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ किसको कहते हैं? हाँ, बना बनाया काम सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि जब माइनस हो गया तो अभी किसी को याद है क्या, डेल्टा E Q एंड W में क्या रिलेशन लिखा था सामने? किसी को याद है क्या? देख के नहीं, हाँ हाँ, डेल्टा E, बहुत अच्छा, Q प्लस W। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, इसी को बोलते हैं, ठीक है। जब फिजिक्स की क्लास होगी तो उसके पहले आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। है कि नहीं, कि फर्स्ट लॉ क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही रहा है। ये अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो बढ़िया लेक्चर रिवाइज हो जाएगा आपका, वहाँ पर आप फटाफट आंसर करिएगा।
तो सर को लगे बहुत आता है तुम लोगों को तो यार है कि नहीं। तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अच्छा, तो अब आप बता सकते हैं ना कि फर्स्ट लॉ कहते किसको है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ। तो हम लोग ये कह सकते हैं फर्स्ट लॉ कैन बी कॉल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। इसी के रिलेशन को अभी लिखे नहीं, भी सुन लीजिए पहले, इसी के रिलेशन को थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अच्छा, जब वर्क होगा तो वर्क दो तरह का होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और फिर अगर इसका उल्टा किया, पिस्टन को ऊपर उठाया हमने, पिस्टन को ऊपर उठाया तो गैस एक्सपैंड करेगी। बहुत अच्छा, गैस एक्सपैंड करेगी। अब इमेजिन, हाँ बोलिए, बाय द सिस्टम। बहुत अच्छा, अब बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, जब गैस एक्सपैंड करेगी तो इंटरनल एनर्जी कम की ज़्यादा, कम हो जाएगी, तब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। उस समय हम लोग W को कैसे माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। इसको अलर्ट रहिएगा। प्लस कब होता है, जब बाय द ऑन द सिस्टम होता है, ऑन द सिस्टम होता है तो प्लस करते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी सिस्टम में हम लोग इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का दो ही तरीका है, या तो हीट के फॉर्म में होगा या वर्क के फॉर्म में होगा। कि जैसे आपने प्रेशर लगाया तो सारे प्रेशर से वर्क थोड़ी ना होता है, उसकी कुछ एनर्जी आपने उसको हीटअप किया सिस्टम को, तो सारे एनर्जी से वर्क नहीं होता, सारे हीट से वर्क नहीं होता। उसका जो कुछ टेम्परेचर है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूटिलाइज हो गया, क्यू के फॉर्म में चला गया वो, और बाकी से आपने वर्क किया। तो दो फॉर्म में रहेगा, क्यू और डब्ल्यू के फॉर्म में रहेगा, है ना। और इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ देता है। ठीक है, अब इसको ऐसे एक साथ कंबाइन करके यहां लिखिए, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर कॉमन लगा के एक फॉर्मूला और करना है, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, क्यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। इसका मतलब क्या हो गया, आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो P डेल्टा V ये क्या है, ये वर्क का फॉर्मूला है। वर्डन निकालेंगे आगे चल के हम लोग, ठीक है, अलग से टॉपिक अभी आगे स्टडी करेंगे। तो देखिए ना, इसी W की वैल्यू हमने P डेल्टा V रख दिया तो एक नया इक्वेशन हमको मिल गया। तो थर्मोडायनेमिक्स के दो इक्वेशंस हैं, एक तो ये है डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दूसरा है हमारा डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। ये भी लिखिए कॉमन लगा करके, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। फिर फोर्थ क्वांटिटी लिखिए इंथैल्पी, फोर्थ क्वांटिटी लिखिए इंथैल्पी, इंथैल्पी। अब जरा देखिए इंथैल्पी क्या होता है। जैसे इंटरनल एनर्जी होता है ना, दिस इज अनदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी which is used to express internal energy of the system but at constant pressure। बस नई चीज आ गई, अगर सिस्टम पे हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, उसमें जो इंटरनल एनर्जी होगी उसी को हम इंथैल्पी कहते हैं। मतलब इंथैल्पी इज स्टडीड एट अ कांस्टेंट प्रेशर रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग ये न्यूमेरिकल करेंगे। इसका फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। एक इक्वेशन और करेंगे, कॉमन लगाइए, डेल्टा E इज इक्वल टू, नहीं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E
प्लस डेल्टा NgRT, स्मॉल n फिर सबस्क्रिप्ट में g स्मॉल g फिर कैपिटल R कैपिटल T। ये क्या है देखिए, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, g का मतलब है गैस, क्योंकि सिस्टम में गैस ही तो लेंगे ना। तो जब हम लोग वर्क करेंगे तो वर्क करने पे कई सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मोल इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है रिएक्शन के बाद, तो जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। और R क्या है, गैस कांस्टेंट। एनीवन नोज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट? R की वैल्यू किसी को पता है? नो? 0.0, हाँ हाँ नहीं 626 नहीं है यार, वो तो अवोगाड्रो नंबर है आई थिंक जो आप बता रहे हैं। ये है 0.0821, 0.0821 लीटर ATM पर मोल, ठीक है। 0.0 आपको न्यूमेरिकल में दिया भी रहता है, वैसे करते करते याद हो जाएगा आपको। ये R की वैल्यू होती है। R को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? गैस कांस्टेंट कहते हैं। किसी ने PV = nRT फॉर्मूला सुना? PV = nRT, PV = nRT, ये कहां पर आता है रेचल? गैस के लिए होता है। बहुत अच्छा, ये गैस के लिए होता है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बोलिए? PV = nRT, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। R तो कांस्टेंट होता है। देखिए R = क्या हो जाएगा? PV/NT। यहां देखिए, सामने देखिए सब लोग, अगर हम n की वैल्यू 1 मोल कर दें, 1 मोल कर दें, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना? इसको भी रटेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज हाउ मच? 22.4 लीटर। इसको रट लीजिए, लिखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ, क्या कहा हम लोगों ने? ऑफ एनी गैस, एम्फेसिस एनी गैस, इज 22.4 लीटर। 22.4 लीटर 22.4 लीटर। नीचे एग्जाम्पल लिखिए, देखिए हमने ये लिया, यहां कुछ नहीं लिखा तो आगे 1 ही मानेंगे ना आप। H2 का मतलब 1H2 हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका मास 2 ग्राम होगा कि नहीं? H2 का मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। O2 कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है, तो कितना हो गया? 32 हो गया। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना? 32 ग्राम हो गया। N2 को देखिए, नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है, 14, तो N2 कितना हो गया? 28 हो गया, 28 हो गया। अच्छा, ये सारी गैसेस है ना, ये जो 22.4 लीटर, इट इज अप्लाइड ओनली ऑन गैसेस, रिमेंबर। इसको आप सॉलिड और लिक्विड मत अप्लाई कर दीजिएगा कि 1 मोल कहीं में लगा दे 20.4 लीटर। ये खाली गैस के लिए होता है, ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। तो अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, आप 2 ग्राम हाइड्रोजन लीजिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन लीजिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन लीजिए, इन तीनों का वॉल्यूम सेम आएगा। ये मैजिक हो रहा है, सुनने में लगा है
अलग अलग है, 28 ग्राम है और 2 ग्राम कैसे बराबर हो गया? यही तो अभी लिखा हम लोगों ने कॉपी में, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। यही तो अभी कहा हम लोगों ने, यही तो मतलब हुआ ना कि किसी भी गैस के हम एक काम कर लें, पानी है इसको हीटअप करते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर लें। अब वेपर पे ये वाला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वेपर तो गैस होती है। हमने 1 मोल मीथेन ले लिया, 1 मोल ओजोन ले लिया, 1 मोल किसी भी गैस का ले लिया, सबका वॉल्यूम सेम रहेगा। कितना? 20.4 लीटर। इसको रट लीजिएगा, 20.4 लीटर क्या होता है? तो आप बोलिए दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, नॉट गैस, बार बार याद करिए, एनी गैस, किसी भी गैस का। बट मेरे बताने के बाद भी जहाँ गलती करेंगे, लिक्विड पे अप्लाई कर देते हैं आप 20.4 लीटर, लिक्विड पे अप्लाई नहीं होता। अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है तो फिर ये लॉ नहीं लगेगा, वाटर जब वेपर में होगा तभी इसको लगाएंगे हम, ठीक है। तो नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 ब्रैकेट में 2 ग्राम, 1 मोल ऑफ O2 ब्रैकेट में 32 ग्राम, एंड 1 मोल ऑफ N2 28 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम। दे ऑल हैव, क्या हो जाएगा? सेम वॉल्यूम। बहुत अच्छा, दे ऑल हैव सेम वॉल्यूम, दैट इज हाउ मच? 20.4 लीटर, 20.4 लीटर। तो ये अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा, यार हमको बहुत आता है, सबका वॉल्यूम बता दे रहे हैं। और जिसको नहीं लगता है उसको, यार कितना याद है तुमको, सबका बता देते हो, कैसे तुमको इतना सारा पता है। जिसको नहीं पता उसको ऐसे लगे कैसे तुमको सब आ रहा है। अरे एक फिनोमेनन समझिए कि किसी भी गैस के 1 मोल का मास वेरी करेगा, मास तो वेरी करेगा ना, क्योंकि एटॉमिक मास सबका अलग अलग है, तो मॉलिक्यूलर मास भी वेरी करेगा, लेकिन उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहता है। तो अब जरा यहां पर आ जाते हैं, देखिए, अब लिखना नहीं, इसको खाली देखिए। मैंने क्या किया, n की जगह पे अगर 1 लिया तो v कितना हो गया? 20.4 लीटर हो गया, 20.4 लीटर हो गया। अच्छा, 1 मोल का STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पे 2 चीजें होती, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर। जब किसी गैस की बात करते हैं ना, अब देखिए हम लोग का बैड लक है कि गैसेस स्टेट क्लास 11 से उड़ा दिया गया। पहले चैप्टर होता था गैस स्टेट का, अब उसको उड़ा दिया और आगे पढ़ रहे हैं। गैस की जरूरत पड़ रही है, थर्मोडायनामिक्स से पूरे चैप्टर में गैस ही तो है। हम कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम, पूरे चैप्टर में यही रहेगा, इसी को पढ़ना है पूरे चैप्टर में कि एक सिलेंडर है, गैस भरी है, बर्डन ऑन द सिस्टम होगा, गैस एक्सपैंड करेगी, गैस कंप्रेस होगी, यही 2 काम होगा। अब हीट रिलीज करेगी, हीट एक्सपैंड होगी, इसी सब पे क्वेश्चंस करने, और गैस की बात कर रहे हैं और गैस का चैप्टर ही उड़ा दिया, और अब अलग से पढ़ना पड़ रहा है। तो होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, चलिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सी को, इस टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी या 273 केल्विन। 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 273 के होता है ना, इसको भी लिख लीजिए अलग से। 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 273 के, डिग्री नहीं लिखा जाता है, 273 के मतलब केल्विन, इसको रट लीजिएगा। तो हम चाहे 0 डिग्री सी कहें चाहे 273 कहें, दोनों एक ही चीज होती है ना, वैल्यू दोनों बराबर होती है। तो ये देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सी होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है, ये तो शायद पता होगा आपको। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर होता है।
तो ये वैल्यू ला के हम यहाँ पर रख दें तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, जो 0.0821 अभी बोला हमने, उसको निकाल सकते हैं कैसे आया। तो प्रेशर हमारा कितना हो गया, प्रेशर हो गया 1 atm, 1 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर, मोल कितना लिया 1 लिया, टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हमेशा केमिस्ट्री में केल्विन में लिया जाता है, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा हमेशा। तो केल्विन कितना हो गया 273, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको जरा मोबाइल से डिवाइड करिए, 22.4 को 273 से डिवाइड करिए, देखिए जो वैल्यू आती है वही आर की वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको रट जाएगा कि आर की वैल्यू आती कैसे है। 22.4 डिवाइडेड बाई 273, अब आर की वैल्यू आपको रटनी नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी निकाल लीजिएगा। ऐसे कितना है, बस ज़्यादा नहीं, 0.0821, बस इतना छोड़ दीजिए हैं। हाँ जीरो के बाद जो डेटा आ रहा है उसको हटा के मैंने 1 कर दिया, वो वाला आगे की डिजिट हटा करके इस 0 को मैंने 1 कर दिया, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। तो अब आपको रटना नहीं पड़ेगा आर की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला लिखा आर इज इक्वल टू, पहले पी वी इज इक्वल टू एनआरटी पहले से पता था आपको, इसी से मैंने आर की वैल्यू लिखी, पीवी अपॉन एनटी कर लिया, या नीचे कॉपी में लिखे वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, आर का मतलब गैस कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर। तो यही शुरू करिए, लिखे सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, therefore r is equal to, therefore r is equal to pv upon nt, pv upon nt, pv upon nt। अगले स्टेप पे p की वैल्यू रखिए 1 atm, 1 atm, v की वैल्यू रखिए 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, n की वैल्यू रखिए 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, और टेम्परेचर है 273 K, 273 K। और ये वैल्यूज आई कहाँ से, तो नीचे हम लोग लिख लेते हैं अगले स्टेप में, या ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में लिखिए एसटीपी को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एसटीपी किसको कहते हैं, एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, उसी को मिला के एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होता है, तो लिखे 273 K, 273 K ब्रैकेट में 0 डिग्री C, दोनों एक ही चीज होती है, चाहे 273 K कहे या 0 डिग्री C कहे। फिर स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, 1 atm होता है, 1 atm। अब वैल्यू ला करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, तो अगले स्टेप पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 22.4 अपॉन 273, 1 तो कैंसिल ही हो गया। फिर इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.0821, ये आती है। जब भी कंफ्यूज हुई तो कैलकुलेटर से 1 मिनट में कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.0821। आप जरा देखिए, यूनिट देखिएगा, जरा यूनिट देखिए, ये लीटर था ना, ये क्या था एटीएम, ये न्यूमरेटर में था ना। जहां नहीं समझेगा तुरंत रोकिएगा हमको, यूनिट आपको रटना नहीं पड़ेगा, अच्छे समझ लीजिए हो। अगर हम इसको ये लिखें, दो की मल्टीप्लाइड है ना, तो हम एटमॉस्फेयर लीटर भी लिख सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर था ना, ये लीटर था, तो हम एटमॉस्फेयर लीटर भी कर सकते हैं, लेकिन सब जगह पर लीटर एटमॉस्फेयर ही लिखा रहता है, कन्वेंशनली चलता चला आ रहा है, ऐसे लीटर एटमॉस्फेयर ही बोलते हैं उसको। जबकि दोनों में कोई फर्क नहीं, चाहे हम एक्स वाई लिखें या वाई एक्स लिखें, क्या फर्क है, दोनों मल्टीप्लाइड है, आगे पीछे लिखने से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। लीटर एटमॉस्फेयर, उसका डिनोमिनेटर में ये क्या है, यूनिट क्या है, ये मोल है। इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो गया,
कॉपी करिए, लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स, और ये किस में है, केल्विन में है, ऊपर ले आए तो ये क्या हो गया, के इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो अब जरा आर की यूनिट बोलिए, वैल्यू के साथ बोलिए, इकरा बोलिए, पूरी वैल्यू बोलिए, आर की वैल्यू बताइए विद यूनिट। पर मोल पर केल्विन, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तभी तो इनवर्स लिखा हुआ है, या तो इनवर्स बोलिए या पर बोलिए, दो बार, दो पर निकला है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है। लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, दो बार पर निकले हैं, क्योंकि दोनों कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, तो दोनों नीचे आएगा ना, और मैथमेटिकली जो ऊपर ले जाएंगे तो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको रटनी पड़ेगी, कहीं आएगी तो अब इसको इस्तेमाल करिएगा। अच्छा, फिर वापस आते हैं, अब आर समझ में आएगा कि आर क्या लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने डेल्टा एन जी आर टी, तो आर तो कांस्टेंट रहता है, 0.0821 रहेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा, जो वैल्यू दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसको निकाल देंगे हम लोग। फिर चौथी क्वांटिटी लिखिए, फिफ्थ क्वांटिटी लिखिए एंट्रोपी, नंबर 5 इज एंट्रोपी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये थर्मोडायनेमिक्स, जब आपको समझ में आएगा ना तो मज़ा आ जाएगी, आपको लगेगा कि यार दिस इज बेस्ड ऑन नेचर, थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, मतलब कोई प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये चैप्टर बताता है। ये ऐसे छोड़ दें तो ये कहाँ जाएगा, चैप्टर बताएगा, कि ये नीचे जाएगा ये चैप्टर बताएगा, और अपने ऊपर जाएगा नहीं ये बताएगा चैप्टर, ये अपने ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऊपर ले जाने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तभी ऊपर जाता है ये, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे आगे हम लोग चैप्टर मूव करेंगे तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि अच्छा इस चैप्टर में करते क्या हैं। एंट्रोपी का मतलब है सिंपल, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, रैंडमनेस। अगर हम ये काम कर दें, कोई मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट अप कर दिया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम की ज़्यादा, सॉलिड को मैंने हीट अप कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम होगी? अब तो ज़्यादा हो जाएगी यार, अब तो ज़्यादा हो जाएगी। अब उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, वॉल्यूम उसका बढ़ गया। अच्छा, फिर और हीटअप किया मैंने, उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। अब जरा सोच के बताइएगा, जैसे सॉलिड को लिक्विड में करें या लिक्विड को गैस में करें तो उसके रैंडमनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है? मॉलिक्यूल यस बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो हम सिंपल बोलेंगे कि एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। अब समझ आएगा एंट्रोपी कहते हैं किसको है, किसको कहते हैं? रैंडमनेस को कहते हैं, रैंडमनेस को कहते हैं। तो आप जरा आंसर करिएगा। मैंने दो गैस को लेके मिक्स कर दिया, टू गैसेज आर मिक्स टुगेदर, नाउ व्हाट विल हैपन टू एंट्रोपी? विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज करिए, बहुत अच्छा। कैसे रेचल? देखिए, पहले मान लिया 50 मॉलिक्यूल थे एक गैस में, दूसरी गैस में 50 थे, तो अब तो 100 हो गए, अब तो 100 हो गए। वही पहले 4 बच्चे शोर मचा रहे थे, 4 बच्चे उस क्लास में थे, दोनों को एक साथ बैठा दिया, 8 बच्चे शोर कर रहे हैं तो आवाज़ बढ़ी कम हुई? बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गया, है कि नहीं? तो ये भी याद रखते हैं कि जब भी गैसेस को, क्योंकि कौन सी गैस में लाए इससे मतलब नहीं है, ये तो गैस की प्रॉपर्टी होती है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तो कौन सी गैस में लाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
एनी टू गैसेस मिक्स टुगेदर एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। अच्छा फिर सोच के बताइएगा, दो गैस को मिक्स किया और कंप्रेस कर दिया, अब बताइए एंट्रोपी क्या होगी? कम हो जाएगी। भाई 8 बच्चे आ गए थे, चिल्लाने लगे और एंट्रोपी क्या हुई? बढ़ गई। और आग एक को पीट दिया मैंने, अब एंट्रोपी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जितना सब हल्ला हो रहा था एंट्रोपी जीरो हो जाएगी फिर, है कि नहीं? एंट्रोपी वर्ड समझ में आ रहा है? वही कह रहे जब भी समझ आएगा तो आपको मजा आएगी, अभी मजा आएगी इसमें। एंट्रोपी का मतलब सिंपल मतलब है डिसऑर्डर, रैंडमनेस। तो आप बता दीजिए मेरे पास वाटर है और मैंने उसको फ्रीज कर दिया, आइस बना दिया, तो रेचल क्या होगा एंट्रोपी? हाँ, बर्फ बना दिया मैंने, कम हो जाएगी। बहुत अच्छा, बस सही है, अब दिमाग में बैठ रहा है आपके, कम हो जाएगी। हमने गैस को लिक्विड में किया या लिक्विड को सॉलिड में किया, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उल्टा करते तो बढ़ जाएगी फिर। तो एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर है, सिंपल सा, ठीक है। ब्रैकेट में एस लिखिए, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही छोटा छोटा डिसऑर्डर लिख लीजिए। डिसऑर्डर या रैंडमनेस अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और इसी की हेल्प से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ स्टडी करेंगे। अब देखिए सेकेंड लॉ आपको बड़ा मजेदार लगेगा। अच्छा, इसको सेकेंड लॉ कहते हैं और हमारे लाइफ में उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस का मतलब इट इज हैपनिंग, इट इज अकरिंग, तो इसको स्पॉन्टेनियस कहा जाएगा। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। मतलब कि यूनिवर्स में जो डिसऑर्डर है वो बढ़ रहा है। दिस यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, ये सुना है पहले कभी? दिस यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड कर रहा है ये यूनिवर्स। तो एक्सपैंड करना मतलब कि एंट्रोपी इसकी, तो ये सेकेंड लॉ है। ये नेचर से स्टडी किया हमने, नेचर में सारी चीजें। अच्छा, डिसऑर्डर बढ़ना अच्छी बात है कि खराब बात है? पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर हो रहा है, रैंडमनेस हो रहा है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है ये। बिना उसके चेंजेस कैसे होंगे आपके अंदर? ज्यादातर पेरेंट क्या, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का इंटेलेक्ट डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं आप। अभी अगर आपको ये पता लग जाए कि पेरेंट्स बच्चे की बॉडी क्रिएट करते हैं केवल, ध्यान सुनिएगा, मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, केवल शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन जो उस बॉडी को कंट्रोल करता है उसको क्रिएट करते हैं क्या वो? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ ना, सोल की बात कर रहे हैं। उसको हिंदी में शरीरी कहा जाता है। शरीर को जो कंट्रोल करता है उसको शरीरी कहते हैं। हिंदी का वर्ड आपने देह सुना होगा, देह, बॉडी को देह कहते हैं ना, ठीक है। और इसको जो कंट्रोल करता है उसको देही कहते हैं। आत्मा का दूसरा नाम है ये देही, इसी को देही भी कहते हैं। और अगर आपने शरीर कहा तो क्या वर्ड जाएगा? शरीरी। ये वर्ड्स आप चाहे तो लिख लीजिए कहीं पर, शरीरी, शरीरी, ठीक है। देखिए जरा, हम लोग
भगवान के अंश होते हैं कि नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो फिर उसको हम क्या कहें, गॉड को क्या कहें, उसको हम बोलते हैं अंशी। वो हमारा अंशी है, हम उसके अंश हैं। ठीक है, ये लड़की का नाम भी होता है अंशी, लड़कियों का नाम रखा जाता है, लेकिन पता नहीं उसको अपने वर्ड का नाम का मतलब पता होता है कि नहीं होता, नहीं पता। अंशी किसको कहते हैं, गॉड को कहते हैं। अंश किसको कहते हैं, इंसान को कहते हैं। ठीक है, गॉड से जो क्रिएट हुआ है उसी को अंश कहा जाता है। अंश का मतलब पार्ट हो गया, हम उसके पार्ट हैं। तो 3 नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। बॉडी के 3 वर्ड्स नए सीखने को मिल रहे हैं। बॉडी को देह कहते हैं, तो फिर सोल को देही कहेंगे। बॉडी को शरीर तो सब लोग जानते थे पहले से, तो इसको हम शरीरी कहेंगे। और बॉडी का दूसरा नाम है अंश, अंश, तो फिर सोल को अंशी कहेंगे। अब जरा देखिएगा, जब आप पेरेंट बनिएगा, भाई अपने पेरेंट को तो आप चेंज कर नहीं सकते, कर सकते हैं, आप किसी को नहीं चेंज कर सकते एक्सेप्ट अपने आप को, बस। तो इसको हमेशा याद रखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज अदर्स बट इट इज वेरी सिंपल टू चेंज योरसेल्फ। अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप ये फैक्ट, पैर से नहीं बेटा, पैर से नहीं, हाथ से, तो ऐसे उठ करके देखिए, पैर से पेन मत टच करेंगे ना। आप रेचल आप हेल्प करिए बेटा, देखिए, हाँ ये दे दीजिए। तो मतलब जब आप पेरेंट बन जाइएगा, तो ये हमारा सिंसियर सजेशन है आपके लिए कि बच्चों की लाइफ के पीछे मत पड़ जाइएगा कि मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं होता। आपने केवल क्या क्रिएट किया, केवल बॉडी क्रिएट किया है, बस। उसके अंदर जो, इसके अंदर ये जो BMI होता है, इसके अंदर बॉडी का मतलब सेंसेस, माइंड और इंटेलेक्ट, इसको फादर कंट्रोल करता है क्या? बच्चे को म्यूजिशियन फादर बना सकता है क्या? सिंगर बना सकता है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बना सकता है, आर्टिस्ट बना सकता है फादर? कभी नहीं बना सकता। वो कौन बनाता है? वो ये बनाता है, अंशी बनाता है, ये गॉड बनाता है ना। कहते हैं ये तो गॉड गिफ्टेड है यार, क्या वॉइस है इसकी, गॉड गिफ्टेड वॉइस है ना। और फिर फादर बच्चे का डाइजेशन कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं, मुझे परेशान न हो, हम तुम्हारा खाना पचा देंगे, खूब बर्गर खाओ तुम, हम सब कर देंगे। नहीं कर पाओगे। कौन पचाएगा खाना? कौन पचाएगा? ये पचाएगा। भाई हमारा जो माइंड होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है? फादर। कौन कंट्रोल करता है? ये भगवान कंट्रोल करते, याद रखिएगा। इसलिए लॉर्ड कृष्ण को लॉर्ड ऑफ सेंसेस कहा जाता है। कृष्ण का दूसरा नाम है, उसको ऋषिकेश कहते हैं। लॉर्ड ऑफ सेंसेस को संस्कृत में ऋषिकेश कहते हैं। जो हमारी जो सेंसेस होती हैं वो गॉड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे से कोई चीज़ हो रही है, तो आप मान लिया बच्चे को प्राइज मिल रहा है, उसने 100 मीटर गोल्ड मेडल मारा, और वहाँ फादर, दिस इज माई डॉटर। अरे भैया तुम दौड़े थे क्या? मेडल वो लाई है, प्रैक्टिस वो कर रही है, और तुम आगे खड़े हो गए फादर, और खुश भी हो रहे हैं अपना। किस लिए खुश हो रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है कि रीज़न क्या खुश होने का। अरे तुमने तो खाली बस कुछ बॉडी दिया है ना, मेहनत तो वो कर रहा है बच्चा। तो ये धीरे धीरे समझ आएगा कि जब आप व्हेन यू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि सारी चीज़ें कौन करता है? गॉड करता है। कि बच्चे की ज़िंदगी के पीछे मत पड़ जाइए, ये मेरा कहने का मतलब। कि जब आप पेरेंट बनिएगा तो ये मान के चलेगा दिस इज गॉड्स क्रिएशन, ये गॉड का क्रिएशन, मेरा क्रिएशन नहीं है। क्योंकि हमने केवल, भाई हम आपको कंप्यूटर ला करके दे देते हैं और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना डालें, तो क्या करोगे उस कंप्यूटर का? ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं? विंडोज़ ना डालें
कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जिसपे चलेगा, वो सॉफ्टवेयर चलेगा किस पे? उसमें अगर कोई मतलब ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो चलेगा कैसे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे कौन कंट्रोल करता है? बच्चे का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? गॉड कंट्रोल करता है। तो आप खुश हो रहे हैं, मेरा बच्चा है, आपने खाली बॉडी दे दिया, आपने जो दिया था वो खाली 1 फीट का बच्चा दिया था बस। आज वो 5 फीट का हो गया। आपने क्या किया उसमें? 1 फीट से जब 5 फीट हुआ, आपने क्या किया उसमें? आपने बढ़ाया उसको। क्या ग्रोथ कौन कर रहा था? गॉड कर रहा था। ग्रोथ तो उसकी सोल कर रही थी। अब उसी समय अगर 1 महीने बाद सोल निकल जाए वहां से, तो 5 फीट का हो जाएगा वो। तो उसका आपसे कोई रिलेशन नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। ये आपको समझना है डीपली जाके। भाई इसी को जो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो लाइफ की जो मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं सारी खत्म हो जाएंगी। आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो हमारी लाइफ कोई और कंट्रोल करता है, हम अननेसेसरी परेशान होते हैं। जैसे ये अगर समझ में आ जाइए कि दिस होल यूनिवर्स बिलोंग्स टू गॉड। एग्री करेंगे इससे? दिस होल यूनिवर्स बिलोंग्स टू गॉड इंक्लूडिंग दिस बॉडी ऑल्सो। इसकी सारी कंट्रोलिंग तो गॉड के हाथ में है। तो अब जब सब कुछ गॉड का है, तो अब कोई चीज आप यहां से ले सकते हैं क्या? कोई चीज आप खो सकते हैं क्या? ये थोड़ा बहुत हाई लेवल की बात चालू हो रही है। आप ये समझेंगे तो यू विल बी ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। जो लोग जिसको ज्ञान हो जाता है, जो ओनली स्पिरिचुअल पीपल आर हैप्पी। सब लोग खुश नहीं होते। खुश होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल किसको कहते हैं? कि इसकी पूरी कंट्रोलिंग कोई और करता है। तो फिर ये खत्म हो जाएगा आपके अंदर ये खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? आई, ये खत्म हो जाएगा। आई कहां रह गया यार? कर तो ये सब रहा है, तो आई कहां से हुआ? भाई आपका मूड फ्लक्चुएट करता है कि नहीं? सुबह अच्छा होता है, शाम को टेंशन में होता है, फिर हैप्पी होता है, फिर लो होता है। तो ये आपका कहां से हुआ? कंट्रोल करके रखिए इसको, तो कोई और कंट्रोल कर रहा है। जब सनराइज होता है, जब सो के उठते हैं, तो मूड कैसा रहता है? हैप्पी रहता है। कोई कंट्रोल कर रहा है ना, आपको पता ही नहीं है। तो आपके ना पता होने से लॉस तो नहीं चेंज हो जाएंगे। अब धीरे धीरे फिर जब समझ में आएगा, तो फिर आप बोलेंगे बहुत ही स्पिरिचुअल है ये। तो स्पिरिचुअल पीपल क्या होंगे? हैप्पी होंगे। तो आपको जो फिनोमेना पता होगा, तो लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? हम कल सुबह बताएंगे तुमको, अभी थोड़ा देर हो रही है हमको, आई विल लेट यू नो टुमारो। क्योंकि उसको नहीं बता रहे कि क्या रीज़न है, क्योंकि सुबह जब सो के उठते हैं एकदम फ्रेश माइंड से, तब डिसीजन लेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, डिसीजन गलत भी हो सकता है। लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन कब लेना है? एकदम सुबह लेना है, जब सो के उठते हैं। चाय कॉफ़ी करना वो कर, एकदम फ्रेश जब हो तब। हाँ हेलो, अब बात चालू करिए एकदम फ्रेश माइंड से, ठीक है? तो ये आई खत्म हो जाएगा उस समय कि कोई और कंट्रोल करता है। तो एक सेंटेंस करके हम लोग वापस आ जाते हैं। ये करना चाह रहे थे कि अगर ये सेंटेंस हो जाता तो अभी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी आपकी नहीं, किसी की भी खत्म हो जाए। खाली ये सेंटेंस समझ में आ जाए कि ना कुछ पाना है और ना कुछ खोना है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी लाइफ में होता है, इट इज गॉड्स विल। बात सही कही ना, तभी लाइट आ गई। इट इज गॉड्स विल। जो भी हमारा मूड होता है, ये गॉड की विल पे होता है, गॉड की विल पे होता है कि नहीं? तो जब धीरे 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 बातें समझ में आएंगी, कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप परेशान मत होइए। क्यों नहीं परेशान होना है? इसका मतलब कि
कोई बड़ी चीज़ हम डिजर्व करते हैं इसलिए अभी नहीं मिल रहा है ये। गॉड कह रहा है अभी तुम वेट करो, ये दूसरे को देना है, तुमको और बड़ी चीज़ देंगे इसलिए अभी तुमको नहीं दे रहे है कि नहीं। तो हमेशा हमेशा वो चलता है। चलिए वापस आते हैं। एंट्रोपी का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। एंट्रोपी का मतलब क्या हो गया? डिसऑर्डर हो गया। और जो अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट कहा कि सेकेंड लॉ क्या कहता है एंट्रोपी के टर्म में? सेकेंड लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द यूनिवर्स। अभी आगे स्टडी करेंगे इसको हम लोग, ठीक है, कि अगर हमारी एंट्रोपी बढ़ती है तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला यहां पे लिखा आगे न्यूमेरिकल करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। क्यू को क्या कहेंगे? हीट। डेल्टा क्यू को क्या कहेंगे? चेंज इन हीट हो गया, और टी टेम्परेचर हो गया। फिर एक और लिखिए, एक क्वांटिटी और करनी है, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जरा देखिए ये फ्री एनर्जी क्या होता है। अभी जब हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए देखिए तीन तरह से स्पॉन्टेनियस डिसाइड करते हैं। लिखिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, फॉर spontaneous processes, for spontaneous processes, number 1 डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। ये न्यूमेरिकल्स में आगे हेल्प करेगा आपको। डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा H को नाम क्या है? नहीं, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी का नाम क्या है? हाँ, इंथैल्पी चेंज। दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज। हाँ, अब एक एक करके प्रैक्टिस करके याद करिए। फिर नंबर 2, इसका नाम बताइए क्या है? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होनी चाहिए। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब कि ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं। नेचुरल प्रोसेस तभी होते हैं जब एंट्रोपी बढ़ती है। तो हम तो उससे रिलेट कर रहे थे जो आपने कहा था कि नहीं ये खराब बात है कि हमारे अंदर का डिसऑर्डर बढ़ रहा है, हमारे थॉट्स खूब हो रहे हैं, तो एंट्रोपी हमारी बढ़ रही कम हो रही? बढ़ रही है, थॉट्स खूब हो रहे हैं। और पेरेंट्स, अरे नहीं संभल के गिर जाओगे। अभी उसने चलने को सोचा, तब तक पापा संभाल रहे, उसको गिर जाओ, अरे अभी तो चलने तो दीजिए, इसको कहाँ गिर गए। और एक्सपैंड होने दीजिए, एक्सपैंड होने दीजिए, उसको गिरने दीजिए, बच्चे को गिरने दीजिए। जब बच्चा गिरेगा तो उसका जो माइंड है वो बैलेंस सीखता है। बैलेंस सिखाया नहीं जा सकता, बैलेंस खुद सीखा जाता है। भाई जैसे योगा के पोस्चर्स होते हैं, कितना प्रेशर आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है केवल आप जान सकते हैं। कितनी देर होल्ड कर रहे हैं ये खाली आप जान सकते हैं। भाई आप प्लैंक पे हैं तो अब 1 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। नहीं कि पापा नहीं बेटा हो जाएगा हो जाएगा, अरे दर्द हो रहा है उसको आप हो जाएगा हो जाएगा। आप भी आगे करके देखिए, समझ आ जाए अभी आपको, आपकी एंट्रोपी अभी कम हो जाएगी। है कि नहीं? तो ये एंट्रोपी बड़ा बढ़िया, जब आपको टर्म समझ में आ जाएगा कि एंट्रोपी का सिंबल मतलब डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर बढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, नेचर में यही हो ही रहा है। दिस यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग। जब एक्सपैंड करेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी यार, बार बार वही बात हो रही है, ठीक है। और तीसरा स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करते हैं डेल्टा जी से। थर्ड लिखे, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। इसको खूब अच्छे से रट लीजिएगा,
डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बोलिए नंबर 1 नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब कि प्रोसेस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव का मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। यहीं पे आगे लिख लीजिए एक्सोथर्मिक। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। हीट निकलती है तब डेल्टा एच नेगेटिव होता है ना। हाँ, अगर किसी प्रोसेस में हीट आपको देनी पड़ रही है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक तो ठीक है। आई वॉन्ट टू लिसन, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत अच्छा। आगे न्यूमेरिकल आपको करने को देंगे, आपसे डेल्टा एच निकालने को कहेंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन के वेदर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इसी बेसिस से बता दीजिएगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। कब होगा? जब आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तब ये प्रोसेस होगा, है ना। और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो अपने आप ये हो जाएगा। आ जाइए सर, आ जाइए, बस हो गया। इन तीनों को हम जस्ट अपोजिट कर दें, साइन खाली चेंज कर दें तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बस 1 मिनट में लिख लीजिए। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, तीनों का साइन रिवर्स कर दीजिए बस। नंबर 1 क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। आज ये बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। आज केमिस्ट्री भी थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट हुआ, फिजिक्स से भी वही होने जा रहा है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नो, अब नेगेटिव हो जाएगा ना, अब नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू।